डॉक्टर नबीहा अली खान की फिजा अली के रमजान ट्रांसमिशन प्रोग्राम के बाद मुबैना वायरल ऑडियो लीक की हकीकत। मैं तो वहाँ रो रही थी ना, नाच गाना तो नहीं कर रही थी। डॉक्टर नबिया और फिजा अली ने ये कर दिया, शर्म नहीं आती इन औरतों को। शादी के बाद लड़कियों को ससुराल में क्या क्या सहना पड़ता। उसको बड़े चाह से रखा जाता है, 1 महीना उसे इज्जत भी दी जाती है। 99% औरतें जहनी तशद्दुद का निशाना बनाई जाती हैं। हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसका ताल्लुक जहन के साथ है, दिमाग के साथ है। जिस्म की बीमारियों का तो इलाज होता है लेकिन दिमागी बीमारियों का कोई इलाज नहीं करता, ना कोई इस बारे में बात करना चाहता है। तो इनमें सबसे बड़ी जो दिमागी बीमारी है वो डोमेस्टिक वायलेंस की कंडीशन में नज़र आती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट सुसाइड अटैम्प्ट कर रहे हैं। मतलब हर तरफ आपको जहनी मरीज़ ही दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि तू जहनी मरीज़ है, मैं नहीं हूँ, तू है। हम बात करेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नबीहा अली खान साहब से डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से। मैडम बताइएगा कि ख़वातीन रिश्ता लेके जाती हैं और लड़की पसंद करके लेके आती हैं, बड़ा प्यार भी करती हैं और ये भी कहती हैं बेटियों की तरह रखेंगे, लेकिन जैसे ही शादी होती है शादी के फ़ौरन बाद ही रंग बदल जाते हैं। तो कहाँ गलती आती है सास बहू के झगड़े में, और फिर वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ जाता है, फिर बहू की जान तक ले ली जाती है। ऐसी बहू कैसे दुश्मन बन जाती है उस सास की जो बड़े प्यार से बड़े अरमानों से लेके जाती है। मैं कहती हूँ कि लोग औरत को फ़कत जिस्म समझ लेते हैं, रूह भी होती है औरत में, ये भूल जाते हैं। जब आप किसी की रूह को छलनी करते हैं ना, आप किसी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करके उसे अपने घर लेके जाते हैं, सभी ऐसा करते हैं। उसको बड़े चाह से रखा जाता है, 1 महीना उसे इज्जत भी दी जाती है, लेकिन उसके बाद जब आप अपने ऊपर ज़्यादा देर तक खौल नहीं चढ़ा सकते ना। तो डोमेस्टिक वायलेंस की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस में जो है वो जिस्मानी तशद्दुद और जहनी तशद्दुद, दोनों तरह के तशद्दुद जो है वो आते हैं। हमारे यहाँ तकरीबन 99% औरतें जो हैं वो घर में जहनी तशद्दुद का निशाना बनाई जाती हैं, और ये मर्दों की तरफ से तो होता ही है, लेकिन 50% औरतों की तरफ से जो है वो औरत को जहनी मरीज़ बनाने में जो है उसका अहम किरदार होता है। देखिए, सास जो होती है ना, वो अगर माँ का किरदार अदा करे और अपनी बेटी जितनी ही इज्जत जो है वो बहू को दे, या बहू जो है वो अपनी सास को जो है वो माँ की तरह जो है वो समझे, तो मेरा ख्याल है फिर ये वायलेंसेस जो है वो ना हो। लेकिन क्योंकि साइकोलॉजिकली एक चीज़ जो है वो हमारे माशरे का हिस्सा बन गई है कि बहू और सास की लड़ाई जो है वो एक अलमिया बनता जा रहा है। हमारे माशरे पे इस पे काम इसलिए नहीं हुआ कि हमने लोगों को समझाने में हम नाकाम रहे। बड़े बूढ़े जो है वो समझा गए कि बेटे खामोशी से जो है वो गुजारा करना है, तुमने अगर किसी घर में बसना है तो तुमने अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना है। फिर हम जैसे माहिर नफ्सियात ने भी बैठकर जो है वो यही बातें की कि जी औरत का ज़ुबान पे कंट्रोल जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं भी मानती हूँ, बिल्कुल ज़ुबान पे कंट्रोल ज़रूरी है, ज़ुबान तो कंट्रोल कर लेगी, लेकिन जो वो सह रही है, जो तकलीफ़ वो अजियत अपने अंदर बर्दाश्त कर रही है, वो तो शायद वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। अब अपने घर वालों को बताएगी तो घर वाले कहेंगे कि नहीं, घर बसाना है, उधर ही रहना है, बस वही तुम्हारा घर है। शौहर को कहेगी तो शौहर कहेगा मेरे वालिदैन जो है वो चलो कोई बात नहीं, तुम ही एडजस्ट कर लो। एक औरत को मुख्तलिफ मराहिल में ही समझाया जाता है, लेकिन कोई मर्द को बिठाकर ये बात क्यों नहीं करता कि जो औरत जहनी तशद्दुद का निशाना बन रही है, भाई उसे जो प्रॉब्लम आ रही है तुम उसकी प्रॉब्लम दूर क्यों नहीं करते। हमारे यहाँ के जो शौहर है ना, उनका प्रॉब्लम ये है कि वो ज़्यादातर मम्मज़ बॉय हैं। नार्सिसिस्ट का अंदाज़ा उसके बिहेवियर से बासानी लगाया जा सकता है। जब आप किसी की बहू बेटी को जो है वो लेके जाते हैं ना, तो उसकी भी इज़्ज़त और तकरीम उतनी है जितनी आपके घर में जो पहले बेटी मौजूद है उसकी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको वो अहमियत जो है वो इसलिए नहीं दी जाती कि कहीं पे कोई लालच होता है, कहीं पर जो है वो शादी किसी मकसद के तहत की गई होती है, और जब ये लोग देखते हैं कि इनका मकसद जो है वो पूरा नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद जो है वो जहनी अजियत का निशाना बनाना शुरू करते हैं। जब जहनी अजियत औरत बर्दाश्त करती है तो वो फट पड़ती है एक टाइम में, वो कहती है कि नहीं ये नहीं हो सकता। आदमी भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ औरतें ही शिकार हैं, आदमी भी शिकार हैं, लेकिन 20%, औरतें 90% डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं। ये जहनी तशद्दुद को छोड़ के जिस्मानी तशद्दुद की बात करें तो 80% जो है वो मसाइल हमारे यहाँ जो है वो जिस्मानी तशद्दुद के पाए जाते हैं ख़वातीन में। शौहर का अच्छा होना एक बीवी के लिए बड़ी आसानी पैदा कर देता है। शौहर ने डिसीजन लेना होता है अपने घर वालों के सामने, शौहर ने ही डिसीजन लेना होता है दुनिया वालों के सामने। एक औरत कुछ नहीं कर सकती। एक औरत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत कर सकती है, अपनी तकलीफ़ का इजहार कर सकती है, रो सकती है, और अपने रोकर जो है वो रुदात सुना सकती है। इसके अलावा वो किसी का क्या बिगाड़ लेगी। ये बताइएगा कि ख़वातीन जब उनकी शादी होती है अपने ससुराल जाती हैं तो उन्हें ये क्यों कहा जाता है कि आप उस घर की बेटी बन के रहो, जब वो है ही बहू है तो वो बेटी कैसे बन जाएगी। बहू बेटी बन जाए और सास माँ बन जाए, ये तो पाकिस्तान में नहीं हो सकता। इसलिए जब आप किसी को बहू बना के ला रहे हैं तो उसे बहू ही समझें,
और आप जिनके घर में आ रहे हैं जो सास ससुर हैं उनको सास ससुर ही कंसीडर करें। आप उनसे प्यार करें, मोहब्बत करें, लेकिन आपके समझने से ज़रूरी नहीं कि दूसरा बंदा भी जो है वो आपको उसी तरीके से जो है वो समझेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने सास ससुर को जो है वो माँ बाप की जगह ना दें, बिल्कुल दें, ज़रूरी है, माँ बाप की तरह उनको ट्रीट करें। माँ बाप भी तो बुरा भला कह देते हैं, लेकिन माँ बाप तजलील नहीं करते। जब दूसरी जगह आपकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाई जाती है, तकलीफ तब होती है कि एक बंदा सब कुछ ठीक कर रहा है, आपका हर कहना भी मान रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उससे खुश नहीं हैं क्योंकि वो आपकी पसंद का नहीं है। जब कोई भी मामला जो है वो सोशल मीडिया पर या मीडिया पर लाया जाता है तो उसका मुहर्रिक ये नहीं होता कि आप अपनी बात कर रहे होते हैं, या ऐसा बहुत सारी घरों में और लोगों में और जगहों पर होता है। इसलिए उन लोगों की आवाज़ उन लोगों को बनना चाहिए जो खुद भी अगर उसका शिकार हो। तो अगर आप जो है वो छुपा जाएंगे, हमारे माशरे का एक अलमिया ये है कि जी अगर तुम पर किसी ने हाथ उठाया है छुपा लो, तुम्हें किसी ने मारा है चुप हो जाओ, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, लोग तुम्हें क्या कहेंगे, लोग तुम्हारे बारे में गलत बात करेंगे। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ एक औरत को डिसीजन मेकर होना चाहिए। पढ़ी लिखी औरत अगर वक्त पर अपने लिए जो है वो सही डिसीजन ना कर सके तो फिर क्या फ़ायदा। डॉक्टर साहब, पहले आप मर्दों की बहुत साइड लेती थी, खास तौर पे जो शोहर मैं हजरा, अभी लेती हूँ मर्दों की साइड, अभी भी लेती हूँ बिल्कुल। लेकिन अब आपने थोड़ा सा रुख चेंज कर लिया, आपने 20% रेशो कर दिया है। पहले एक आपकी इमेज थी कि आप 100% मर्दों के साथ हैं, कि मर्दों के साथ ही जुल्म और ज़्यादती होती है, मर्द ही जो है ना पिसता है। तो अभी अचानक से आपने ये क्यों कह दिया? क्या अपनी आप बीती की वजह से आपने समझा कि औरत भी होती है मजलूम? नहीं नहीं, देखें औरत और मर्द दोनों की बात मैं करती थी और 50-50% पे करती थी। मैंने कभी भी जो है वो मर्दों को ज़्यादा या औरतों को कमतर नहीं समझा। हाँ, मैंने औरत को ये ज़रूर समझाया कि आपको बर्दाश्त ज़्यादा करना पड़ेगा, अगर आप बर्दाश्त नहीं करेंगी तो आप क्या करेंगी। यही बात मैं अपने आप को भी समझाती हूँ और यही बात मुझे भी समझनी है कि आप बर्दाश्त नहीं करेंगी तो फिर क्या करेंगी, घर टूटेगा ना। आपने 50% कहा, लेकिन इससे पहले आप 20% कह रहे थे कि मर्द मजलूम होते हैं। अभी ये कह रही थी, मैं पहले 50 कहती थी। नहीं 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 नहीं, मैंने ना कभी 20 या 30% इसका कोई मैंने जो है वो कभी नहीं किया। और मेरा डोमेन भी जो है ज़ाहिर है साइकोलॉजी है, तो मैं साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पे ही बात करती हूँ। मर्दों को अल्लाह ने मुकाम जो है वो दिया है। वो मर्द जो औरत की इज्जत करते हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन वो मर्द जो औरत पे हाथ उठाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में मुलव्विस होते हैं या औरत की तजलील करते हैं, उनकी तो फिर कोई भी इज्जत नहीं करता। और अगर वो अपनी इज्जत करवाना भी चाहें तो वो नहीं करवा सकते। तो इसलिए इज्जतदार ख़ानदानी आदमी अपनी बीवी का साथ देता है, अपनी बीवी को जो है वो सिक्योर करता है और अपने माँ बाप का भी ख्याल करता है। मर्द ने अपने घर वालों को भी खुश रखना है, मर्द ने अपनी बीवी को भी खुश रखना है। अब जब वो पिसता है ना, जाहिर है वो पिस के जो है ना, वो जो कमज़ोर तरीन जो है वो पिलर है ना, उसके ऊपर बरस पड़ता है। और वो कमज़ोर तरीन पिलर क्या है? बीवी। इसलिए बीवियों को कहती हूँ कि आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और आप अगर बर्दाश्त नहीं करेंगी या हम अगर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहती है, घर बसाना है ना। तो ये बताइएगा कि अगर एक लड़की की शादी होती है और शादी के बाद उस पर टॉर्चर किया जाता है या उसको फैमिली में इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, किस टाइम पे ऐसी स्टेज आती है कि उसको अपना ससुराल छोड़ना पड़ जाता है, अपना ससुराल छोड़ के मायके शिफ्ट हो जाती है? वो क्या किसी के प्रेशर पे होती है या अपनी मर्जी से होती है या बर्दाश्त से चीज़ें बाहर हो जाती हैं? मतलब क्यों ससुराल छोड़ के जाना ही पड़ जाता है? देखिए, इंसान की बर्दाश्त की एक हद है। अल्लाह ने हदूद मुकर्रर कर दिए हैं और ये भी कह दिया है कि ज़मीन आसमान चाँद सितारे मुकर्ररा हद तक चलते हैं। तो इंसान की बर्दाश्त की भी हदें मुकर्रर हैं। जब वो हद क्रॉस होती है तभी एक औरत जो है वो घर छोड़ने पे मजबूर होती है। आप अपनी इज़्ज़त नफ्स को जो है वो अगर मजरूह करते करते जो है वो मुकाम तक पहुंच जाएंगे तो सालों गुजर जाएंगे। औरत पता कब टूटती है? जब उसका शौहर साथ नहीं देता, तब वो डिसीजन लेती है। जिसके लिए मैंने तमाम तर चीज़ें छोड़ी, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, एक औरत की सोच जो है वो यहाँ डेवलप होती है, तब वो छोड़ के जाती है। एक मर्द कब छोड़ के जाता है एक औरत को? जब वो ये तयन कर लेता है कि ये औरत मुकम्मल तौर पर जो है वो मेरी है और ये कहीं नहीं जाएगी। तो एक मर्द जो है वो ये सोच लेता है कि बस ठीक है, इसने कहाँ जाना है। वो अपनी सोच को जो है वो उसी के साथ जो वो कनेक्ट करते हुए लापरवाही का मुजाहरा करता रहता है, और उसी लापरवाही में वो एक वफादार औरत को, बावफा औरत को, बावकार औरत को जो है वो खो देता है। और उसके बाद उसे कई साल बाद जाकर ये एहसास होता है कि जब मैंने तो पत्थर चुनते चुनते जो है वो हीरा खो दिया। औरत और मर्द दोनों मिलके घर बसाते हैं। ना सिर्फ औरत की जिम्मेदारी है, ना सिर्फ मर्द की जिम्मेदारी है। मोहब्बत करने वाला शौहर बीवी के खिलाफ बात नहीं करेगा, मोहब्बत करने वाली बीवी मर्द के खिलाफ बात नहीं करेगी। डॉक्टर साहब, आपका भी कोई डोमेस्टिक इस वक्त प्रॉब्लम चल रहा है जिस बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन एक टीवी शो में बात हो रही थी, वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे जिनके बारे में फ़िज़ा अली एंकर ने कहा था कि उठें आप भी इनके सर पे हाथ दें।
वो कौन है डॉक्टर साहब? उनके बारे में बहुत सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है कि वो डॉक्टर साहब जो है ना इस वक्त के सबसे मजलूम डॉक्टर वही हैं, वो नहीं जानते कि आपके क्या मामला चल रहे हैं। अच्छा देखें, अवाम ने ना इसको तमाशा बना लिया बात को। अवाम को सोचना चाहिए था। देखें वो डॉक्टर साहब बेचारे वो माहिर नफ्सियात हैं, जैसे वो माहिर नफ्सियात हैं मैं भी माहिर नफ्सियात हूँ, तो वो हमारी डोमेन एक ही है। तो मैं ये समझती हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार इस वक्त जो है वो अगर कोई होता है या कोई अपनी तकलीफ जो है जाहिर करता है और कोई उठ के उसको ये कह देता है कि आप इसके सर पे हाथ रखें, अंदाज शायद जो है वो इस तरह का हो गया कि उसने जो वो मीम्स बन गई, उस पर जो वो चीज़ें हो गई। घरों की बातें घरों में ही हल होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी आप इतने जो है वो तकलीफ़ में होते हैं कि जज्बात में आके जो है वो आप वो कह जाते हैं जो आप कहना नहीं चाहते। आपको पता नहीं होता कि आपने कहना नहीं होता, आपका कोई प्लान नहीं होता। उस दिन आपका प्लान नहीं था ये बातें करने का? ऐसी कोई बात नहीं थी, किसी को पता भी नहीं था कि ये चीज़ हो जाएगी। मियाँ बीवी के रिश्ते पर जो है वो बात हो रही थी। मौला अली अलैहिस्सलाम और जो है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की जो मोहब्बत है उसके हवाले से जो है वो हम बात कर रहे थे, और हम मियाँ बीवी को ये समझाना चाह रहे थे कि मियाँ बीवी अगर एक प्लेट में खाना खाते हैं तो सवाब है, मियाँ बीवी अगर एक दूसरे के मुंह में निवाले देते हैं तो सवाब है, एक दूसरे की तरफ मोहब्बत से देखना भी सवाब है मियाँ बीवी का। तो आप सोचें कि मियाँ बीवी का जो है वो एक दूसरे से मोहब्बत पे अल्लाह ने इतने सवाब जो है वो लिख दिए हैं, तो मियाँ बीवी इस चीज़ को समझ क्यों नहीं पा रहे? तो वो बस चीज़ें कुछ अंदर जो है वो चल रही थी, तकलीफ़ थी, अजियत थी, और उस वक्त जो है वो चीज़ मेरे अंदर से निकल आई। मुझे नहीं पता था कि ये बात बढ़ते बढ़ते जो है वो इतनी बढ़ जाएगी और हाईलाइट हो जाएंगी। ये पता नहीं मेरे साथ जो है वो क्या मसला है कि बात मैं कुछ करती हूँ और अवाम उस बात को कुछ समझ के जब बात का बतंगड़ बना देती है। तो अवाम से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आती और आप उसको मजाक समझते हैं, आप मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे, या आप मेरे दुख का, ये तकलीफ़ का मजाक नहीं उड़ा रहे, आप हर उस बहन बेटी का मजाक उड़ा रहे हैं जिसका जनाजा आप जो है वो अपने कंधों पर उठाकर लाते हैं ससुरालों से, जिन पर तेज़ाब फेंके जाते हैं, जिनको जला के मार दिया जाता है, जिनको तशद्दुद का निशाना बना के जो है वो ये कहा जाता है कि ये बेटियां जो हैं वो गलत थीं। तो मैं ये समझती हूँ कि इस पर हंसना जो है वो बनता नहीं था कि अगर कोई मसला जो मेरे साथ होता है मुझे छींक भी आ जाए तो ये भी इनका जो है सोशल मीडिया का जो है टॉप ट्रेंड बन जाता है। तो ये गलत बात है। साथ खड़े हों, साथ दें, किसी की तकलीफ़ को जो है वो समझें, मसले का हल निकालने की दोस्तों के साथ मिलकर कोशिश करें, ना कि आप जो है वो उसको तमाशा बना बना के पेश करें। डॉक्टर नबी और फ़िज़ा अली ने ये कर दिया, डॉक्टर नबी और फ़िज़ा अली ने ये कर दिया। आप कैसी, और औरतें बात कर रही हैं, शर्म नहीं आती इन औरतों को? शायद इनके वो घरों में या इर्द गिर्द के लोगों में जो है वो ये चीज़ें इन्होंने कभी देखी नहीं होंगी, इसीलिए जो है वो इतनी बड़बड़ जो है वो कर रही हैं, या फिर इनको सोशल मीडिया पे आने का इतना शौक़ है कि हर वक्त जो है वो कोई ना कोई ये मीम बनाती रहती हैं और बकवासियात करती रहती हैं। जब औरत इस तरह से जो है वो तमाशेबाजी करना शुरू कर दे आपके माशरे की, तो वो क्या अच्छी जो है वो औरत बनेगी? मैं तो वहाँ रो रही थी ना, मैंने कोई वहाँ पे नाच गाना तो नहीं कर रही थी, मैंने वहाँ पर कोई जो है वो गलत बातें तो नहीं कर दी थी। आप तो नाच नाच के जो है वो लोगों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या हो रहा था। उस प्रोग्राम में जब डिस्कस हुआ है उसके बाद एक ऑडियो को आपसे मंसूब किया जा रहा है। पहले तो बताएं क्या वो ऑडियो सही है जिसमें कहा जा रहा है कि टीआरपी के लिए सारा प्रोग्राम ऐसे अरेंज किया गया था? इससे पहले भी कुछ एंकर्स थी वो ऐसे करती थी रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर, तो क्या वो ऑडियो सही है? दूसरा ये बताइएगा कि उस ऑडियो के बाद आपका क्या रिएक्शन? ऑडियो लीक का मामला मिशी खान ने शुरू किया। मिशी खान पे मुझे बहुत अफसोस है। वैसे तो वो बहुत सीनियर हैं, समझदार खातून है, लेकिन वो भी व्यूज़ के लिए इस तरह की जो है वो हरकतें कर जाती हैं। वो बड़ी पुरानी आर्टिस्ट है और वो जो है वो अपने व्लॉग में जो इस तरह की चीज़ें जो करती रहती हैं कि जी ऑडियो आ गई है, वो पता नहीं कब की ऑडियो है, उस दिन की ऑडियो नहीं है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर जो है वो आपके प्रोग्राम में ये बता रही हूँ, उस दिन जो पैनिक सिचुएशन हो गई थी सब वहाँ से जा चुके थे, फ़िज़ा भी जा चुकी थी, और मैं वहाँ 10-15 मिनट गाड़ी के वेट में जो है वो बैठी रही। मेरे सामने ही सारी चीज़ें हो रही थी, मैं तो वहाँ उस ऑडियो में मौजूद भी नहीं हूँ, मेरी तो वॉइस भी नहीं है। अब उससे अगले दिन या उससे पिछले दिन या पिछले साल की कोई ऑडियो उठा के इन्होंने किसी और जो है वो इस सिचुएशन के साथ मुंसलिक कर दी है, तो इनको शर्म से डूब मरना चाहिए।